चलिए, गुड मॉर्निंग बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपना इसका सॉल्यूशंस का तीसरा वीडियो है और आई विल ट्राई 2 वीडियो में आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए। थोड़ा सा फास्ट करेंगे, हो जाएगा। और तैयारी करें बच्चों, बोर्ड की डेट आ गई है आपके और बहुत कम दिन बचे हैं, 20-25 दिन बचे हैं। इसी में तैयारी करनी है आपको। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। मैं जितना प्रयास कर सकता हूँ उतना आपके लिए कर रहा हूँ, बाकी सब ईश्वर की मर्जी है। ईश्वर के आगे किसी की नहीं चलती। जितनी तैयारी करोगे उतने नंबर आ जाएंगे। ईमानदारी से तैयारी करोगे अच्छे नंबर आ जाएंगे। और अपने पेरेंट्स का हमेशा रिस्पेक्ट करो, उन्हीं के आशीर्वाद से सारा काम होएगा। चलिए, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो यहाँ पर जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपने को बता रखी है, दीज आर द मेनी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विच आर कनेक्टेड विथ दिस डिक्रीज ऑफ वेपर प्रेशर। ये किससे रिलेटेड है? वेपर प्रेशर को ये डिक्रीज करती है कुल मिला करके। ठीक, दीज आर द रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट एंड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशंस। ठीक, 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपने हैं सिलेबस में। उसमें से है all these properties depend on the number of solute particles irrespective of their nature relative to the total number of the particles present in the solution. Such properties are called colligative properties। यानी सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट को हम मिलाएंगे तो सॉल्वेंट की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। कौन कौन सी चेंज होती है? ये 4 प्रॉपर्टीज है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, इस तरह से, और वेपर प्रेशर। ठीक, अब यहाँ पर अपन देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज नंबर 1, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जैसा कि इससे टाइटल से पता चल रहा है अपने को, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी वेपर प्रेशर को वो क्या कर देता है? कम कर देता है। जो एक्चुअल है उसको कम कर देगा। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं डायग्राम में, ये प्योर वाटर है। प्योर वाटर के अंदर अगर इसका जो वेपर प्रेशर बनेगा ज्यादा बन रहा है, और यहाँ पर हमने क्या किया, सोल्ट ऐड कर दिया, तो इसका वेपर प्रेशर कम बनेगा। नमक की वजह से इवोपरेशन कम होता है, हम ये जानते हैं। इसीलिए नदी, तालाब, इसका पानी जल्दी सूखता है एज कम्पेयर टू समुद्र का पानी। अगर आपने नीचे फर्श पर एक ढक्कन चाय गिरा दी और एक ढक्कन पानी गिराया तो वाटर जल्दी से इवोपरेट हो जाएगा। हमें ये ध्यान रखना। तो इसका वेपर प्रेशर क्या है? P1 नॉट। प्योर का है P1 नॉट और सॉल्यूशन का है P1, NaCl प्लस वाटर। हम यहाँ का देखते हैं तो राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या देखेंगे, P1 इक्वल टू P1 नॉट डॉट x1। ये राउल्ट का फॉर्मूला है। मैंने बताया था हेनरी किसके बारे में बात करता है? गैस के बारे में। राउल्ट किसके बारे में बात करता है? सॉलिड लिक्विड और लिक्विड लिक्विड की बात करता है राउल्ट। ठीक, अब यहाँ इसको देखेंगे तो यहाँ क्या है? P1 क्या है? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, जो ये हमने डायग्राम बता रखा है। और P1 नोट क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन द प्योर स्टेट। और x1 क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कितना मोल फ्रैक्शन उसका। ठीक, और यहाँ पर द रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डेल P1 इज द गिवन इज डेल P1। यानी दोनों का डिफरेंस अगर देखना अपने को तो डिफरेंस क्या आ जाएगा? दोनों का डिफरेंस आ जाएगा P1 नॉट माइनस P1। हम ये जानते हैं इधर दोनों में से ज्यादा वेपर प्रेशर किसका है? P1 नॉट का। और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो एक्चुअल कितना डिफरेंस आया वो समझ में आ जाएगा। तो दोनों का डिफरेंस देखते हैं अपन। तो डेरिवेशन को ध्यान से देखते हैं, एमपी बोर्ड वालों का डेरिवेशन आता है, ध्यान रखना। डेल P1 नॉट माइनस P1, इस P1 की वैल्यू राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग अगर रखते हैं अपन तो ये आ जाएगा P1 नॉट x1। तो इन दोनों में से कॉमन आ गया P1 और 1 माइनस x1। हम इधर जानते हैं x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1, x2 इज इक्वल टू 1 माइनस x1। तो x2 रख दिया यहाँ पर 1 माइनस x1 की जगह, और डेल P1 की जगह अपन क्या रखेंगे? ये रख देंगे P1 नॉट माइनस P1, और x2 की वैल्यू ये P1 नॉट माइनस P1। और x2 का मतलब क्या था? मोल फ्रैक्शन किसका? x2 यानी सोल्यूट का। तो हो जाएगा N2/N1 प्लस N1। यहाँ पर देख रहे हैं अपन कंडीशन डाली, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा? जो N2 है सोल्यूट का अमाउंट बहुत कम हो जाएगा। ये 2 सोल्यूट के लिए है, 1 सॉल्वेंट के लिए है। तो यहाँ पर हमने नीचे वाले N2 को नेग्लेक्ट कर दिया और ये लिखा N2 प्लस N1। तो N2 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं अपन? यहाँ पर N1 है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो N1 की वैल्यू सीधे W1 M1, N2 की W2 M2। ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे। पुट करने पर फॉर्मूला आ गया आपके पास W2/M2 W1/M1। ये इस तरह से हम इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा। अब ये वेपर प्रेशर का जो फॉर्मूला निकल के आया, ये हमें पक्का याद रखना है। एमपी बोर्ड में अगर आपने डेरिवेशन नहीं किया, केवल फॉर्मूला लिख करके इसके एक्सप्रेशन कर दिया, तब भी आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। तो P1
नोट क्या है यहाँ पर, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, और P1 खाली पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, W1 1 हमेशा हम सॉल्वेंट के लिए ले रहे हैं, 2 हम सॉल्यूट के लिए ले रहे हैं। तो ये वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूशन। फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट पर देखते हैं अपन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। टाइटल का मीनिंग देखेंगे पहले। एलिवेशन, एलिवेशन का मतलब बढ़ना। किसका बढ़ना? बॉइलिंग पॉइंट का। बॉइलिंग पॉइंट अगर बढ़ेगा किसकी वजह से? सॉल्यूट की वजह से, जिस कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को अपने को पढ़ना है। तो यहाँ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, पहले आपने डेफिनेशन लिखी बॉइलिंग पॉइंट की, मैंने कल भी बताया था आपको, जितना वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। ये इसकी बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन है। यहाँ हम बात कर रहे हैं वेपर प्रेशर की, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा बनेगा, इसका होगा कम। तो ऊपर का प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम। तो यहाँ देखो ये कितने पर बॉइल हो रहा है? 100 पर। और अगर हमने नमक डाल दिया तो ये अप्रॉक्स बता रहा हूँ 102 पर बॉइल होगा। इट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया? इसका बढ़ गया। ठीक, तो हमने यहाँ पर क्या किया? बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, नॉन वोलेटाइल सॉलिड ऐड किया। इसी वजह से हमने क्या देखा टेक्निकली चीज, कि जो हाई एल्टीट्यूड पर रहने वाले लोग हैं वहां का एटमॉस्फेरिक कम होता है, तो पानी भी जल्दी उबल जाएगा। तो ये यहाँ पर 2 महीने में एक गैस की टंकी चलती है क्योंकि प्रेशर ज्यादा है, और यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा। तो इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट कितना? अप्रोक्स बता रहा हूँ, सपोज ये 80 पर बॉइल हो गया पानी और यह 100 पर बॉइल हो रहा है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम। तो वहां पर पहाड़ों में रहने वाले दाल चावल जो भी सब्जी बनाएंगे तो वो देर से बनती है उनके, और टाइम लगता है, गैस ज़्यादा चाहिए। इसीलिए वहां के लोगों के लिए साल की गैस की टंकियाँ कितनी मिलती है? 15, और हमारे यहाँ पर मिलती है 12, क्योंकि हम फ्लैट एरिया में रहते हैं। तो इसी वजह से जब गैस की टंकियाँ फिक्स हुई थी तब उन लोगों ने अपोज किया था, हमें गैस की टंकियाँ ज़्यादा चाहिए क्योंकि हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम। ये टेक्निकली उन्होंने रीजन दिया, तो फिर उनकी गैस की टंकियाँ बढ़ा करके 15 कर दी। 15 से 18 तक भी देते हैं उनको, जितनी ज़्यादा पहाड़ी में रहेंगे ज़्यादा मिलेगा। ठीक, ये अपन ने एक लॉजिकली क्वेश्चन आता है, इंडायरेक्ट में ध्यान रखना। सीबीएसई पक्का आता है इसलिए क्वेश्चन, केस बेस कहलाता है, एसएससीजन में भी देते हैं। चलो इसकी बात करें, हमने ग्राफ देखते हैं। ग्राफ में क्या है? प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। तो हम क्या जानते हैं? सॉल्यूशन का ज्यादा आएगा। तो ये ग्राफ हमने सॉल्वेंट के लिए लिया, ये सॉल्यूशन के लिए लिया, तो इसको स्लोप यहाँ डालेंगे तो TB0, ये है प्योर के लिए। नॉट जब भी लगेगा इसका मतलब प्योर की बात कर रहे हैं अपन। ये है TB, दोनों में डिफरेंस क्या आ जाएगा? डेल TB। ये तो इसमें से ज्यादा कौन है? TB माइनस TB0 इज इक्वल टू डेल TB। तो वी कैन राइट इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट कितना इंक्रीज हुआ है वो इन दोनों का डिफरेंस से आ जाएगा, दोनों में ज्यादा जो है उसमें माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा डेल TB। डेल TB को कहते हैं अपन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, चलो आगे। अब यहाँ पर अगर देखें तो ये लिखा हो डेल TB डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू m, यानी मोलरिटी। ठीक है, डेल TB प्रोपोर्शनल रहेंगे तो Kb इनटू m। अब यहाँ पर m है, मोलरिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, और Kb यहाँ पर दे रखा है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट या फिर मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, इब्लिस्कोपिक कांस्टेंट। एक नंबर में इसकी डेफिनेशन भी पूछते हैं बच्चों, तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। और डेल TB m की वैल्यू रखेंगे, m यहाँ पर हमने निकाल रखा है। मोलरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो क्या होता है? W नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलता है? W2/m2, और मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है? W1/1000। उसको अपन ने किस में लेना है? केजी में। तो केजी में अगर नहीं लिया तो ग्राम में लेंगे, केजी वाले को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड बाय 1000। ये 1000 इसलिए आया, तो इसकी वैल्यू अपन ने पुट कर दी यहाँ पर। तो डेल TB इज इक्वल टू Kb W2/m2 इनटू 1000/W1। ठीक, ये ऊपर आ गया। ये सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गई आपकी। चलें अगले तक। बच्चों डेरिवेशन याद रहनी रहे, फॉर्मूला पक्का याद रखना है, कहीं गलती नहीं होनी चाहिए, एक ही को 3 बार ले लेना। अब ये इसका एक्सप्लेनेशन है, ये क्या चीज है वो मैंने बता ही रखा है आपको। हमने 1 हमेशा किसके लिए लिया है? सॉल्वेंट के लिए। 2 किसके लिए लिया है? सॉल्यूट के लिए। ठीक, हमें इस तरह से एक्सप्रेशन भी लिखना है, ध्यान रखना है, एग्जाम में आता है तो। अगले में चलते हैं, अगली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। टाइटल का मीनिंग समझे, डिप्रेशन का मतलब होता है कम करना। तो सॉल्यूट की वजह से फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है? कम हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है। तो वी कैन राइट फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन इसी तरह से। देखो जरा, द फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच सॉलिड
and liquid state of a substance have the same vapor pressure, it has been observed that freezing point of the solution is always lower than that of the pure solvent. यानी हम अगर फ्रीज के अंदर एक ग्लास में प्योर वाटर भर के रखेंगे और एक ग्लास में नमक मिला हुआ पानी रखेंगे तो प्योर वाटर जल्दी जम जाएगा, बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ देखो प्योर वाटर सपोज 0 डिग्री पर फ्रीज हो रहा है तो ये कितने पर होएगा, -1 डिग्री पर, उससे कम पे होएगा। इसी को अपन क्या कह रहे हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक, यानी हमें इनके मीनिंग पता होंगे बच्चों तो आधा क्वेश्चन हमारा वैसे सोल्व हो जाएगा। अगला चलते हैं, इसके ग्राफ देखते हैं अपन। ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं वेपर प्रेशर। तो यहाँ ये सॉल्वेंट के लिए, ये सॉल्यूशन के लिए, सॉल्वेंट जल्दी फ्रीज हो जाएगा और ये देर से फ्रीज होएगा। इसका मतलब ये जो एरिया दिख रहा है फ्रोजन एरिया, दोनों का जो डिफरेंस है वो, तो यहाँ पर स्लोप डाला तो ये प्योर का है TF नॉट, नॉट किसके लिए, प्योर के लिए, TF उसके लिए, सॉल्यूशन के लिए। अब दोनों में डिफरेंस निकालेंगे, कितना वेरिएशन आया वो पता चल जाएगा। तो TF क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, T नॉट F किसके लिए, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और डेल TF क्या, डिफ्यूजन इन फ्रीजिंग पॉइंट, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो ज्यादा जो है उसमें से कम माइनस कर देंगे, तो नॉट वाला यहाँ पर ज्यादा है तो T नॉट F माइनस TF, तो इसको कह रहे हैं अपन। अब दोनों में अकॉर्डिंग टू राउट लॉ क्या कहता है, डेल TF डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू M इज इक्वल टू मोलरिटी। अब वही वाली वैल्यू वापस रख देंगे यहाँ पर। ठीक, चलो आगे। तो डेल TF डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू M, प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो KF आ जाएगा, और KF M की वैल्यू पूरी वही वाली पीछे जो लिखी थी अपन ने वही वाली लिखनी, मोलरिटी, और ये वापस मैंने यही लिख दिया, ये फॉर्मूला हो जाएगा इसका KF। केवल T B और KF में इतना सा अंतर है B और F का, यहाँ लिख दिया अपन ने। ये डिफरेंस ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, इन सब की वैल्यू बता रखी है यहाँ। ठीक, इसको पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अब इसका KF का नाम क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट या फिर मोलर फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट। दूसरा है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। जैसे मैंने बताया ना, कोई बर्फ है, बर्फ पे हाथ रखोगे तो थोड़ी देर बाद आदमी चिल्लाने लगता है, क्राई करने लगता है, तो क्रायोस्कोपिक, बर्फ के ऊपर हाथ रखने पर, ऐसा याद रखो उसको टेक्निकली। अगली क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है बच्चों, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, रेस्ट मेथड कैम्फर इज यूज्ड सिंस इट हैज अ हाई क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट KF फ्रॉम द मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ये KF कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में बता रखा है। तो KF निकालने के लिए क्या करेंगे, डेल F को इधर भेज दो। M है मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट, डेल HF क्या है, मोलर एंथैल्पी ऑफ द फ्यूजन पर मोल सॉल्वेंट, TF क्या है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, R है गैस कांस्टेंट, KF निकालेंगे R इनटू TF का स्क्वायर 1000 बाय LF क्या है यहाँ पर, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पर ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। ये अपने एनसीईआरटी में दे रखा है, KF कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला अपने टेबल भी दे रखी है बुक में, साथ की वैल्यू कैलकुलेट कर रखी है। ठीक है, चले आगे अपन नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ डिफ्यूजन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसका कहाँ यूज होता है जरा देखें, इन एंटी फ्रीजिंग सॉल्यूशन, इथाइल ग्लाइकोल। एंटी फ्रीजिंग सॉल्यूशन मतलब जो कार के अंदर डालता है ना रेडिएटर में, कूलेंट, जिसका नाम है कूलेंट, ग्रीन कलर का होता है, वो इथिलीन ग्लाइकोल होता है। अब ये क्या काम करता है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है कम, मतलब माइनस में चला जाता है, -4 या 5, 6 पर ये जाकर फ्रीज होता है। इसीलिए कहीं बर्फीले इलाकों में जैसे कश्मीर वगैरह में जाए, गाड़ी ले जाए तो उसमें वो ये डालते हैं। अपने इधर डालने की जरूरत नहीं, पानी से ही काम चल जाता है, पर फिर भी ये कूलेंट के फॉर्म में ये डालते हैं। दूसरा है द रिमूव स्नो ऑफ द रोड, कॉमन सॉल्ट या एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। जैसे देखते हैं बर्फ जम जाती है तो उसको हटाने के लिए नमक डालते हैं ताकि जल्दी से वो हट जाए। फिर है डिफ्यूजन की बात करें, डिफ्यूजन का मतलब यहाँ देखो, द फिनोमिनन ऑफ मोनो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ सोल्यूट present in the solution and particle of the solvent present in the contact with it to give homogeneous mixture known as the diffusion। जैसे हमने अगर इंक की एक ड्रॉप डाली, अगर अंदर जाके फैलती है तो वो क्या कहलाता है, डिफ्यूजन। सिंपल सा ये समझो। ठीक, अगला चलते हैं अपन ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का मतलब होता है lower concentration to higher concentration flow of solvent, this process is called osmosis।
लोअर कंसंट्रेशन टू हायर, ये ध्यान रखना है पक्का, कंफ्यूजन नहीं होना है। तो ये जैसे मान लो रेजिन, हमने क्या किया, किशमिश को पानी के अंदर रखा, अगले दिन देखा तो किशमिश फूल जाती रेजिन, तो उसमें हुआ क्या, किशमिश के अंदर ग्लूकोज है, पानी में नहीं है, तो वाटर एंटर कर जाता है उसमें और वो फूल जाती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। सॉल्टी वाटर है, अब यहाँ देखो सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ जाता है ये प्रोसेस थ्रू द एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। डेफिनेशन में भी यही लिखा हुआ है। अब यहां बात करते हैं इसकी, एसपीएम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, एक जिलेटिन होती है जिसमें से केवल सॉल्वेंट पास हो सकता है, सॉल्यूट नहीं हो सकता है, ठीक है। और टू टाइप्स की हो सकती है, नेचुरल हो सकती है, आर्टिफिशियल हो सकती है। नेचुरल का मतलब वेजिटेबल मेम्ब्रेन, जैसे एनिमल मेम्ब्रेन भी हो सकती है, ठीक है। और अदर स्किन ऑफ प्लांट एंड द एनिमल, पिग्स ब्लैडर इज द मोस्ट कॉमन यूज, यानी जो पिग की जो गाल ब्लैडर है उसको एसपीएम के फॉर्म में यूज लेते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल में तो बना ही सकते हैं इसको केमिकली, ठीक। चलो आगे, नेक्स्ट ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी ऑस्मोसिस को रोकने के लिए एक्स्ट्रा प्रेशर जो लगाया जाता है दैट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस को रोकना है, जैसे फ्लो इधर आ रहा है, हमें इसको रोकना है, स्टॉप करना है, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो जरा, यहां से इधर जा रहा है और ये सॉल्यूशन का लेवल बढ़ जाता है, तो हमें इसको 1 atm तो प्रेशर लग ही रहा है, उसमें हमने एक्स्ट्रा लगाया पाइप, दैट इज कॉल्ड प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द ऑस्मोसिस। ये देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर, द एक्सेस प्रेशर दैट मस्ट बी अप्लाइड टू द सॉल्यूशन टू प्रिवेंट द पैसेज ऑफ द सॉल्वेंट थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, उसको रोकना। आइडियल केस के अकॉर्डिंग देखते हैं पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ठीक है। यहाँ पी को हम सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में पाई यूज करते हैं फॉर ऑस्मोसिस, पाई इज इक्वल टू एनआरटी, और एन बाई वी करेंगे तो सीआरटी हो जाएगा, और इसको सीआरटी को हम क्या लिखते हैं, एन बाई वी, और एन क्या है यहाँ पर N2 ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, इसका मतलब सोल्यूट के लिए N2 बराबर C, और N2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, वी कैन राइट W/W2/M2। बच्चों हमें फॉर्मूले पक्के याद होने चाहिए। और बात करते हैं यहाँ पर इसकी, पाई इज इक्वल टू N2/V RT, तो N2 की वैल्यू देंगे W2/M2 RT/V, पाई इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला हो गया। M2 भी पूछते हैं प्रेजेंट, इस पे न्यूमेरिकल आता है सीबीएसई में पक्का, 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, 4 में से 1 पे न्यूमेरिकल पक्का आएगा। आप चाहे तो पिछले साल वाले को स्किप करके बाकी 3 पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये इसकी डिटेल है। पाई इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर, W2 वेट ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, V क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, R गैस कांस्टेंट 8.314, टेंपरेचर यानी पर्टिकुलर टेंपरेचर पर रिएक्शंस होगी। फिर है रिवर्स ऑस्मोसिस, दैट इज कॉल्ड RO। हम नॉर्मल देखते हैं ना, आरओ का पानी पीते हैं, आरओ का पानी, इस आरओ की फुल फॉर्म क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसकी वजह से वाटर प्यूरिफाई होता है, ठीक है। चलो आगे, तो यहाँ क्या होगा, इस प्रेशर, ये सॉल्यूशन वाला है, इस प्योर सॉल्वेंट है, इधर से हम इसको प्रेशर लगाएंगे, इधर से प्योर वाटर मिलता जाएगा। रीजन इस एसपीएम से केवल प्योर वाटर पास होता है, सॉल्ट और इंप्योरिटीज पास नहीं होती है, ठीक। तो इसका अपन कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ, और इसका यूज होता है मेनली स्लाइम वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए। और यही टेक्निक अपन देखते हैं, जहाँ जिमड़ा विमड़ा होता है, दही बड़े बनाते तो दही को पोटली में बांध करके रख देता है ताकि पानी पानी बाहर आ जाता है उसका, और केवल दही के पार्टिकल, कर्ड के पार्टिकल रह जाते हैं उसमें। तो ये भी वहां पर भी यही लगता है, अपने घर पे आरओ लगा हुआ है, बहुत सारा फिल्टर है, उसको प्रेशर इंप्लीमेंट करते हैं जिससे प्योर पानी आ जाता है, और फिर प्योर इम्प्योरिटीज वही रह जाती है, जिससे फिर अपन उसका फिल्टर चेंज करवाते हैं, उसको सफाई करवाते हैं। तो इसी वजह से आरओ का फुल फॉर्म क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस। इस मेथड से हम वाटर लेते हैं। दूसरा है, अब यहाँ पर हाँ कुछ टर्मिनोलॉजी है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसो का मतलब क्या होता है, सेम, यानी दो सॉल्यूशन है ए और बी, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर अगर सेम, दैट इज कॉल्ड आइसोटोनिक। पाई इज इक्वल टू पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2। इस प्रोसेस को कहते हैं अपन आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ऑफ द equimolar concentration at the same temperature must have the same osmotic pressure, and such solution which have the same osmotic pressure of the same temperature are called the isotonic solution, and thus two isotonic solution are also isosmotic,
उसको क्या कहते हैं, आइसोस्मेटिक। ये टर्मिनोलॉजी ध्यान रखना, एमपी बोर्ड हो, सीबीएसई हो, राजस्थान हो, कोई सा भी बोर्ड हो, उसमें ये टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों। ठीक, चलो आगे। नेक्स्ट इसमें 3 टर्मिनोलॉजी और आती है, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक। आइसोटोनिक का मतलब है 0.9% की बात कर रहे हैं स्लाइन सॉल्यूशन NaCl का। अगर दोनों कंसंट्रेशन, ये सेल है, हमारी बॉडी की सेल है, सेल के अंदर का कंसंट्रेशन और बाहर का दोनों का अगर सेम हो जाता है, आइसोटोनिक। ठीक, अगर यहां देखते हैं अपन, सेल का कंसंट्रेशन ज्यादा है और बाहर की कंसंट्रेशन कम है, बाहर की कंसंट्रेशन मतलब पानी की, हम अगर स्विमिंग पूल में गए, बाहर की कंसंट्रेशन कम है, हमारी बॉडी की ज्यादा है, तो वाटर अंदर कर जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड हाइपोटोनिक। बाहर वाले का ध्यान रखना, सेल का ध्यान रखना, हमारे से बॉडी से बाहर कंसंट्रेशन कम, हाइपो, और बाहर की कंसंट्रेशन बढ़ गई, दैट इज कॉल्ड हाइपर। 0.9% से ज्यादा अगर है तो बॉडी श्रिंक हो जाती है। इसीलिए हम अगर तालाब में नहाते हैं जिसमें कुछ भी मिला हुआ नहीं है, तो वहां पर हमारी बॉडी में स्वेलिंग आ जाती है। पता है क्यों? क्योंकि ये सारी कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में एंटर कर जाती है। और अगर हम स्विमिंग पूल वगैरह बनाते हैं या किसी ऐसी जगह बनाते हैं जहाँ पर बहुत सारे केमिकल डले हुए होते हैं, तो हमारी बॉडी श्रिंक कर जाती है, तो क्योंकि बाहर की कंसंट्रेशन कम ज़्यादा है, ये ध्यान रखना। तो हाइपर और हाइपो में ये डायग्राम से पूरा समझ में आ जाएगा आपको, पक्का क्वेश्चन आता है इस पे। ठीक है, तो यहाँ देखो, स्वेलिंग या रेप्चरिंग ऑफ द सेल, हीमोलाइसिस कहते हैं। रेप्चरिंग ऑफ द सेल, सेल फूट जाती है अगर, तो हेमोलाइसिस कहलाता है। और हाइपरटोनिक का मतलब है श्रिंक ऑफ द सेल या प्लाज्मोलाइसिस या सरनेचर। ठीक है, तो इसको कहते हैं अपन हाइपो, हाइपर और आइसोटोनिक। तीनों चीजों को मैंने लिखवा रखा है। प्लाज्मोलाइसिस एक डिजीज का नाम है, हमारी सेल श्रिंक हो जाती है, उसको बोलते हैं। ठीक, चलो आगे। नेक्स्ट है इसमें एग्जाम्पल ऑस्मोसिस। ये ऑस्मोसिस के दूसरे एग्जाम्पल कहाँ देखते हैं, रो मैंगोस श्रिंक्ड यानी श्रिंक इनटू द पिकल्स। हम अचार में डालते हैं, कच्चे आम डालते हैं, वो श्रिंक हो जाता है। एंड व्हेन प्लेस्ड इन द कंसंट्रेट कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन, ब्राइन सॉल्यूशन, वेल्टेड यानी विदर्न द फ्लावर्स। ये क्या काम आता है, जैसे ना ये फूलों की दुकान वाले क्या करते हैं कि वो फूल ला करके पानी के अंदर रखते हैं, जो पानी ऊपर चढ़ता है और वो पूरे हरे भरे रहते हैं, उसका रीजन ये है। दूसरा है लिम्ड कैरोट। कैरोट का मतलब गाजर वगैरह लाते हैं, उसको पानी में डालते हैं, वापस हरी हो जाती है वो। और प्रिजर्वेशन के फॉर्म में भी, जैसे ये मांस, मटन, मीट, इसको नमक डाल करके प्रिजर्व रखते हैं ये लोग। पीपुल टेकिंग अ लॉट ऑफ सॉल्ट या सॉल्टी फूड डेवलप्ड स्वेलिंग एंड पफिंग on their tissues and disease called the edema। edema का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा नमक खाने पर हाथ पैरों में फूल जाते हैं, जो एडिमा हो जाता है, घुटनों में सूजन आ जाती है उसे। and this due to the retentions of water in the tissue, salt and intercellular space account of the osmosis। क्लियर है क्या बच्चों यहाँ तक? फिर आ गया था इसमें एबनॉर्मल मोलर मास। मोलर मास और एबनॉर्मल मोलर मास, जितना हमने डाला उसमें उतना ब्रेक हो गया सारा, तो नॉर्मल है। जैसे 100 मॉलिक्यूल डाले, सारे ब्रेक हो गए, और 100 डाले 80 ब्रेक हुए, बाकी बच गए, तो वो कहलाता है एबनॉर्मल मोलर मास। ड्यू टू डाइमराइजेशन, वो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है ना, तो उसे कहते हैं नॉर्मल मोलर मास। मतलब इफ द मोलर मास मॉलिक्यूलर स्टेट ऑफ molecules of the solute remain unchanged in the solution, that is the number of solute particles in the unchanged in solutions। और abnormal molar mass, ठीक है, इसमें डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट। इलेक्ट्रोलाइट जो हम, मैंने बताया नमक डाल रहे हैं, एसिटिक एसिड डाल रहे हैं, तो वो अगर डिसोशिएट हो रहा है या एसोसिएट हो रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है इलेक्ट्रोलाइट्स। ये देखो abnormal mass if the dilute solution द मॉलिक्यूल ऑफ द सोल्यूट अंडरगो डिसोसिएशन और एसोसिएशन, जुड़ जाए या टूट जाए, उसके लिए बात कर रहा है। एंड द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सोल्यूट इज डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल और एक्चुअल मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो ये इसमें इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं। आगे चलते हैं अपन। तो ये देखो यहाँ पर, जैसे मैंने बात की HCl की, H और Cl दो पार्टिकल्स हो गए, NH4Cl में 2 हो गए, और CaCl2 में 2 प्लस ये कोबाल्ट COCl2 में, तो 3 पार्टिकल हो गए। AlCl3 में
4 पार्टिकल्स हो गए, ठीक है। तो इस तरह से एसोसिएशन और डिसोसिएशन, तो यहाँ इसकी क्या वैल्यू करेंगे, 2 × 186, 2 × 186, 3 × 1.86, 4 × 1.86, 1.86 क्या है, इसका कांस्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पर एसोसिएशन सॉल्यूट की बात करें, जैसे बेंजीन का एग्जांपल लिया यहाँ पर, ठीक। इन सेम some non-polar solvent, 2 or more molecules of the solute associate to from the bigger molecules, जुड़ करके बड़ा मॉलिक्यूल बना देते हैं। एग्जांपल बेंजीन solute like the acetic acid, benzoic acid associate to form dimerization, जिसको अपन कह रहे हैं डाइमर। फिर इसी तरह से ये देखो एग्जांपल लिया, बेंजोइक एसिड अगर इसमें लगे तो जुड़ जाता है आपस में, ये डाइमर हो जाता है। वन ऑफ फैक्टर जिसको अपन आई से इस एबनॉर्मलिटीज को मेजर करने के लिए नया फैक्टर दिया है आई, द रेशियो ऑफ द नॉर्मल मोलर मास ऑफ द ऑब्जर्व मोलिकुलर मास ऑफ द सोल्यूट, तो आई इज इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व मोलर मास। तो ये फॉर्मूला अपने को याद रखना, इतना सा। फिर इसका फॉर्मूला ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और अगला लिखा हुआ है एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल्स फॉर द नो आयोनाइजेशन, जो आयोनाइज नहीं हुए उसके हिसाब से ये फॉर्मूला। अब यहाँ पर अपन चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ लगा देंगे आई, देखो डेल एक्ट ऑब्जर्व, और ये थ्योरेटिकल वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आ रहा है डेल बी, ये डेल पी वेपर प्रेशर के लिए, डेल बी बॉइलिंग पॉइंट के लिए, डेल टी एफ उसके एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट के लिए, पाई क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए, ठीक है। इसी तरह से अब यहाँ पर अपन ने क्या किया, इसको कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, जितनी ज्यादा होगी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी उतनी ज्यादा होगी। तो ये इस हिसाब से मेन चीज ये याद रखना, व्हेन i is equal to 1, दोनों बराबर है, एक के बराबर है, then solute remain unchanged. I is greater than 1, then the solute undergoes dissociation in the solution, dissociate हो रहा है वो, और I से I is equal to less than 1, then solute undergo association, एक से बड़ा है dissociate, एक से छोटा है association। ये 3 लाइनें पक्की याद रखनी, क्योंकि न्यूमेरिकल में यही पूछेंगे अपने से। नेक्स्ट वांट फैक्टर ऑफ डिग्री ऑफ एसोसिएशन, इसकी अगर बात करें तो इफ सॉल्यूट फॉर्म एसोसिएशन मॉलिक्यूल्स एन एंड अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर कैलकुलेट करते हैं तो अल्फा इज इक्वल टू i माइनस 1 और 1/n माइनस 1। ये किसके लिए, एसोसिएशन के लिए, पक्का याद रखना, एसोसिएशन के लिए ये फॉर्मूला, और डिसोसिएशन के लिए फिर अलग आएगा। देखो जरा ये वाला फॉर्मूला डिसोसिएशन के लिए, अल्फा इज इक्वल टू i माइनस 1 n माइनस 1। मेन ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इस पे न्यूमेरिकल आता है सीबीएसई में, एमपी बोर्ड में नहीं आता है, राजस्थान में भी बहुत मुश्किल से पूछते हैं, ठीक है। ये इसका पूरा बता रखा है। फिर मैंने ये फॉर्मूला की एक टेबल बनाई है जिसमें सारे फॉर्मूले लिए हुए हैं। पहला है आपके पास रिलेशन बिटवीन द ऑस्मोटिक प्रेशर एंड लोअरिंग वेपर प्रेशर, तो इसका फॉर्मूला दोनों में पाई इज इक्वल टू, और इसमें दोनों में रिलेशन। फिर दूसरा दिया रिलेशन बिटवीन द ऑस्मोटिक प्रेशर एंड एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, इसका रिलेशन। फिर है रिलेशन बिटवीन ऑस्मोटिक प्रेशर एंड द डिफ्यूजन फ्रीजिंग पॉइंट, ये इसका रिलेशन। कंपटीशन एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनता है दोनों में क्या रिलेशन है वो, ठीक है। ये लिखे हुए हैं आपके पास नोट्स में। दूसरा आगे आ रहा है, देखो रिलेशन बिटवीन द एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, इसके बीच में रिलेशन बिटवीन द डिफ्यूजन फ्रीजिंग पॉइंट एंड द लोअरिंग वेपर प्रेशर, इसका रिलेशन का। रिलेशन बिटवीन द एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिफ्यूजन फ्रीजिंग पॉइंट, इसका रिलेशन का फॉर्मूला, ये कंपटीशन में पूछते हैं, ठीक। अब इसके बाद आते हैं न्यूमेरिकल। तो बच्चों यहां तक ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, डीप से डीप जाकर के मैंने कवर करवाया। अगला जो चैप्टर आएगा कोशिश करूंगा 2 वीडियो में पूरा हो जाए। मैं केवल थ्योरी ले रहा हूँ, न्यूमेरिकल नहीं ले रहा हूँ। न्यूमेरिकल लेने में टाइम लगता है, थ्योरेटिकल भी अगर हमारा कवर हो जाता है तो हो जाएगा। बाकी आप लोगों के पास अगर नोट्स में है, ज़्यादा नहीं, एनसीईआरटी में जो बुक में जो न्यूमेरिकल दे रखे सोल्ड, उनको आप एक बार कर लो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। उनको एक बार करके देख लो, वैल्यू कैसे पुट करना है, वो कैसे करना है, हो जाएगा। क्योंकि ये चैप्टर कम से कम 15 दिन पढ़ाने का है, और मैं इसको 2 घंटे का मतलब है, 2 क्लास का मतलब आधे घंटे में कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वेरी इम्पॉसिबल थिंग्स जिसको मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। शेयर करें, आगे भेजें इसको, अच्छा लगे तो, और पढ़ाई करें, जम के परसेंटेज बनाएं, ठीक है। ओके बच्चों, बाय, बेस्ट ऑफ लक।